हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएससी का 2024 का जो एंथ्रोपोलॉजी का एग्ज़ामिनेशन है वो हुआ है। और अगेन बच्चों ने पेपर फर्स्ट को काफ़ी इजी पाया और पेपर सेकंड को जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइंस के ऊपर जो है वो पाया है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी अनकन्वेंशनल लाइंस के ऊपर उसको जो है वो उन्होंने पाया है। अब इसके अंदर बेसिकली मैं कुछ टेक अवेज इस वीडियो के अंदर टेक अवेज डिस्कस करूंगा, जो बच्चे 2025 के अंदर अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं और यूपीएससी के साथ अपना एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर, इन बिंदुओं के ऊपर जो है वो गौर कर सकते हैं। पहला बिंदु जो है, पहली जो पॉइंट है वो ये है कि यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द बेसिक कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने किया कि अर्जुन अपुदराय से क्वेश्चन पूछा गया तो अर्जुन अपुदराय के सारी किताबें पढ़ डाली। अर्जुन अपुदराय के साथ ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसनेशनलिज्म वगैरह के अंदर किन लोगों ने काम किया है उन लोगों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो कल्चर है वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो जो है वो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे जहाँ पे वो एक्सेल कर सकते थे वहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर लिखा है, एम्बिगुअस स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, एंड दे विल इवेंचुअली लूज द मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट जनरली द स्टूडेंट्स दे कमिट। ठीक है जी, तो जो बेसिक्स हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं उनको हमेशा ही पढ़ना है। सिमिलरली एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, दी होमोग्लोबिन इन हेल्थ एंड डिसीजेस। अब अगेन दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट, एंड इसके अंदर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की केस स्टडी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को बता रहे हैं कि होमोग्लोबिन का एक हेल्दी इंसान के अंदर काम क्या है और आपके पास किस तरह से ये डिसीज़ जो है वो कॉज करता है, तो काफ़ी है इतना। ठीक है, ये पहला बिंदु है कि बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट, कि आपको जब आपके पास एक बार आपके बेसिक्स बन जाते हैं तो उसके बाद जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको उस बेसिक्स के ऊपर जो है वो बिल्ट इन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द जोकिंग रिलेशनशिप्स। अब जोकिंग रिलेशनशिप और अवॉइडेंस रिलेशनशिप के ऊपर आपको जनरल चीज़ें पता हैं कि ये किनशिप बिहेवियर होता है, और इस किनशिप बिहेवियर के अंदर जो है वो बेसिकली जो आपके पास एक जनरेशन बड़ा होता है और ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति होता है उसको अवॉइड किया जाता है, और आपके पास सेम जनरेशन के अंदर जो कि लॉज के अंदर जो कि लेटरल्स होते हैं आपके, वहाँ पे जो है वो जो आपका व्यक्ति है उसके साथ जो है जनरल एक जोकिंग रिलेशनशिप रखा जाता है। दिस इज़ द बेसिक्स जो कि आपको पता है कि दिस किनशिप बिहेवियर इट इज़ प्रिवेलेंट इन सो एंड सो सोसाइटीज़। ठीक है जी, और यही चीज़ें, यही पर्सपेक्टिव लुई ने भी दिया है, यही पर्सपेक्टिव जो है वो टाइलर ने भी दिया है। बट ऑन द अदर हैंड देन इसके बाद देयर आर सर्टन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे। पहला क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया, कि ये जो है वो टेंशन को सोसाइटी से दूर भगाने में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, एक अवॉइडेंस रिलेशनशिप टेंशन को अवॉइड करता है, और दूसरी ओर जो है वो नई ब्याई आई होती है लेडी, जो जोकिंग रिलेशनशिप है उसके अंदर जो एक टेंशन, जो एंग्जाइटी आ रही होती है, तो उसको जो है वो ये रिलीव करता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इवन पिक्चर इसके ऊपर काम करते हैं। इवन पिक्चर के बाद ग्लकमैन इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इवन लेवी-स्ट्रॉस ने भी जो है इसको समझाया है, मलिनोस्की ने इसको समझाया है। सो अब आपको आपके बेसिक्स बन चुके हैं, तो बेसिक्स के बाद जो उसके ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये दूसरा बिंदु है कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ज़रूर तैयार रखिए। इससे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग गहराएगी, आपका जो पेपर है वो वैसे ही अच्छा क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ से सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एनालिसिस इज़ वे इम्पॉर्टेंट देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉलेज और द मियर इन्फॉर्मेशन।
अब ये ऐसा नहीं रहा है ये एग्ज़ामिनेशन कि आप जो है वो चुपचाप चीज़ों को देखेंगे या फिर आपके पास जो है वो चीज़ों को रट्टा मारेंगे और जो है वो एग्ज़ामिनेशन के अंदर बैठ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले जो है वो बच्चे किया करते थे कि 2016-17 के अंदर कि एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल भर दिया फॉर्म के अंदर, प्री का पेपर दिया, प्री क्लियर हो गया, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का जो है वो यहाँ से नोट्स उठाए, किसी एक टीचर की कोई कोचिंग ले ली या गाइडेंस ले ली और फिर जो है वो वहाँ पे पेपर के अंदर बैठे 300 वगैरह नंबर जो है वो आ गए। ऐसा अब नहीं चलेगा। पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा है और ये आगे आएगा भी नहीं। अब यूपीएससी वांट्स कि अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो ऑप्शनल की तैयारी भी करके आए। ठीक है, इसलिए एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए थ्योरीज के अंदर यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज। अगर फंक्शनलिज्म आपके सिलेबस के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए कि टेल्टेड पार्सन ने फंक्शनलिज्म के बारे में क्या कहा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिट ने मलिनोस्की को कैसे क्रिटिसाइज किया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो फंडामेंटल्स जिसको हम कहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ये तो बात आती है, दीज आर द टेक अवेज फॉर द पेपर फर्स्ट। अब बात आती है पेपर सेकंड के ऊपर। पेपर सेकंड के अंदर गो इनटू द माइक्रो टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हमसे ये सवाल पूछा जाता था दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और डी नोटिफाइड ट्राइब से अक्सर हम देखते थे कि 15 नंबर का कोई बड़ा ही जनरलाइज सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, जहाँ पे बच्चे जो है वो खूब सारा बोल बच्चन किया करते थे और बोल बच्चन करके अपनी पीठ थपथपा के बाहर आ जाते थे। लेकिन अब यूपीएससी जो है वो थोड़ा सा माइक्रो टॉपिक्स के अंदर जा रही है। अब जब हम डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं और जब हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा करी हुई केस स्टडीज़ या वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो प्रथम नाम आता है, पहला नाम आता है, वो आता है बोहविक का। तो बोहविक ने बेसिकली जो वेस्ट बंगाल की लोडा ट्राइब है वहाँ पे काम किया। ना ही वहाँ पे काम किया, उनको बड़े होलिस्टिक तरीके से, बड़े सक्सेसफुल तरीके से उनको रिहेबिलिटेट करके भी दिखाया। तो अगेन दिस वर्क इट वाज आस्क्ड दिस ईयर। फिर उसके बाद जब हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर बच्चे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को पॉलिटी की तरह याद कर लेते हैं और उसको जो है वो लिखाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट पॉलिसी को अच्छे तरीके से देखें और फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 जो है वो हमें एक वाटरशेड की तरह दिखाई देता है कि आपके पास पहले जब ट्राइबल्स को जो है वो इंक्रोचर्स की तरह देखा जा रहा था तो आपके पास जो है वो 88 के बाद ट्राइबल्स को हमने उनके अधिकार जो है वो वापस देने शुरू कर दिए, उनको इनहैबिटेट्स की तरह देखा जाना शुरू कर दिया हमने। ये हुआ कैसे? बेसिकली रॉय बर्मन कमेटी बैठी और रॉय बर्मन कमेटी ने जो है वो आपके पास जो पहले एग्रीकल्चरल कमीशन बैठा था 1980 के अंदर उसको चैलेंज किया, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो 88 के बाद वाला ये जो मूवमेंट है ट्राइबल राइट्स का वो चलना शुरू हुआ। तो बेसिकली अगेन रॉय बर्मन कमेटी के अंदर देयर वाज अ कंसेप्ट यूज्ड बाय रॉय बर्मन दैट वाज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ बफर्स एंड ब्रिजेस। एथनिसिटी का कंसेप्ट है तो उन्होंने यूज़ किया था। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगेन ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस साल जो है वो पूछा गया ये कंसेप्ट। ठीक है, और बच्चे जो है वो खूब रो रहे थे कि ये क्या पूछ लिया, ऐसे कैसे पूछ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। सो जो भी आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो या फिर जो भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। ये पहला बिंदु है पेपर सेकंड से। दूसरा बिंदु वो ये है कि जो करंट इश्यूज हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब एंथ्रोपोलॉजी स्टैटिक नहीं रहा, अब बहुत डायनामिक हो चुका है। अगर एआई आया है तो एआई का क्या आपकी प्रीवेसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर दीज पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो जो भी करंट इश्यूज हैं उनके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, उनकी एंथ्रोपोलॉजिकल व्यूज़ ये आपको पता होने चाहिए।
इसके बगैर अब सीधे सीधे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। एंड बच्चे जो है वो अगेन आई नो कि जर्नल स्टडीज़ वाला आंसर लिख के आएंगे। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कल वाले एग्जामिनेशन के अंदर, और बच्चों ने बिल्कुल जर्नल स्टडीज़ वाले आंसर लिखे। किसी बच्चे के दिमाग के अंदर ये नहीं आया कि इस सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल के अंदर बच्चों ने चैलेंजेस लिख दिए, खैर चलो वो भी अच्छा है, चैलेंज लिख के आए हैं आप लोग। बच्चों ने पोटेंशियल्स लिख दिए, अहमियत लिख दी, लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि जो आज का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि आपको दिखाई देता है दैट देयर आर मिडल मैन, देयर आर आड़तियाज, देयर आर पंचायत ऑफिसेज, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं विलेज सिस्टम का एक तरह से, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एक इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इंगेज्ड होते हैं। क्या वो बिल्कुल हट जाएंगे, या फिर वो हट चुके हैं, या फिर आपके पास जो है वो इसका पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे। सो इंडिया के अंदर जो है वो ये सेकंड चीज़ जो है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग डेटा, मोबाइल और इंटरनेट पेनिट्रेशन से जो है वो ये चीज़ें जाहिर होती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगेन देयर इज़ इशू ऑफ एमएसपी इन द एग्रीकल्चर, वो आपको पता होना चाहिए। अगेन देयर इज़ इशू ऑफ द वेल्थ इन पॉलिटिक्स, उसका जो है वो इन द रूरल एरियाज, उसका आपको पता होना चाहिए। तो अगेन आपको जो भी करंट इश्यूज मिल रहे हैं दैट आर इन लाइन विद द एंथ्रोपोलॉजी, उसके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ आने चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में आपको, ठीक है। तो इस तरह से एक इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपको जो है वो पेपर देने जाना पड़ेगा, तभी जो है यू आर गोइंग टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक अवेज अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने पेपर को एनालाइज किया, पेपर को देखा, और बाकी जो है वो खूब मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत जो है वो यकीनन रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच।